उत्तराखंड की 2 सीटों पर उपचुनाव की तारीखों की घोषणा 10 जुलाई को मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा में होगा मतदान। 13 जुलाई को आएंगे नतीजे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से की मुलाकात। नए दायित्व के लिए समस्त प्रदेशवासी की ओर से दी बधाई। कहा, अजय टम्टा सदैव प्रदेश के विकास के लिए रहे प्रयासरत। नया रिकॉर्ड बनाने की तरफ चारधाम यात्रा। 1 महीने में 19 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। पिछले साल की तुलना में 7.21 लाख तीर्थयात्री अधिक आए। उत्तराखंड में अभी और सताएगी भीषण गर्मी। 5 से 7 डिग्री ज्यादा होगा तापमान। मैदानी इलाकों में गर्म हवाएं करेगी परेशान। नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां विधानसभा के उपचुनाव की आचार संहिता हुई लागू। मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हुई है। चमोली जिले और हरिद्वार जिले में होगी आचार संहिता लागू। तो 14 जून से नामांकन शुरू होंगे। 21 जून को नामांकन की अंतिम तिथि है। साथ ही 26 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। तो 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होगी। बद्रीनाथ विधानसभा में 210 पोलिंग बूथ हैं। मंगलोर में 132 पोलिंग बूथ हैं। तो 1,02,45 बद्रीनाथ में और 1,19,930 मंगलोर विधानसभा में मतदाता हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां विधानसभा के उपचुनाव की आचार संहिता लागू हुई है। मंगलोर और विधानसभा, इसके साथ ही बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है। चमोली जिले और हरिद्वार जिले में आचार संहिता लागू हो गई है। 14 जून से नामांकन शुरू होंगे। 21 जून को नामांकन की अंतिम तिथि है। 26 जून को नाम वापसी की अंतिम तिथि है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय सूद फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, विधानसभा के उपचुनाव के लिए आचार संहिता लागू हो गई है, क्या अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, तो देखिए आपको बता दें कि मंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए आचार संहिता जो है वो लागू कर दी गई है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि चमोली जिले में और हरिद्वार जिले में जो है ये आचार संहिता जो है लागू की गई है। 14 जून से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी, जो कि 21 जून तक चलेगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 26 जून को नाम वापसी की जो अंतिम तिथि है वो इस दौरान रखी गई है और 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना इस दौरान की जानी है। साथ ही साथ बद्रीनाथ विधानसभा में 210 पोलिंग बूथ है। मंगलोर में 132 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। 1,02,45 बद्रीनाथ में जो वोटर है उनकी संख्या है और 1,19,930 मंगलोर विधानसभा में जो मतदाता है वो इस दौरान यहाँ पर देखने को मिला है। तो इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि बद्रीनाथ सीट से जो विधायक राजेंद्र भंडारी के त्याग पत्र देने से जो ये सीट थी वो खाली हुई थी, क्योंकि वो कांग्रेस से जो है इस दौरान विधायक रहे थे। साथ ही साथ भंडारी ने भाजपा की सदस्य लेने से पहले जो है विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था और सीट पर उन्हें ही उम्मीदवार बनाए जाना जो है यहाँ पर तय माना जा रहा है बीजेपी की तरफ से। तो वहीं बात करें मंगलोर की, तो मंगलोर सीट पर भी जो है बसपा के सरबत करीम अंसारी विधायक थे और अंसारी के असामयिक निधन से ये सीट जो है पिछले 6 महीने से खाली चल रही थी। बिल्कुल विनय, अगर देखा जाए तो दोनों ही जगहों पर किस तरह से माहौल नजर आ रहा है चुनाव को लेकर? दोनों ही पार्टियों में कितना उत्साह नजर आ रहा है? क्या कुछ रणनीतियां हैं दोनों ही पार्टियों की? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दोनों ही पार्टी की अगर बात करें तो दोनों ही पार्टी जो है चुनाव को लेकर यहाँ पर तैयारी दोनों ही पार्टियों ने शुरू कर दी है। और अब जिस तरह से अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद में अब फिर से उपचुनाव को लेकर के जिस तरह से निर्वाचन ने यहाँ पर तिथि घोषित कर दी है, तो इसको लेकर के अब जो दोनों ही पार्टियां हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी यहाँ पर शुरू कर दी है। और जल्द ही जो नामांकन है, नामांकन में ये देखा जाएगा कि कौन से प्रत्याशी को जो है यहाँ पर टिकट मिल सकता है और किसकी जीत जो है इस दौरान यहाँ पर सुनिश्चित हो पाएगी।
जी विनय, धन्यवाद आपका इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा से मुलाकात की। इस दौरान सीएम धामी ने नए दायित्व के लिए समस्त प्रदेशवासियों की ओर से अजय टम्टा को बधाई दी। वहीं सीएम धामी का कहना है कि अजय टम्टा हमेशा प्रदेश के विकास के लिए प्रयासरत रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनका प्रशासनिक अनुभव और जन सेवा के प्रति समर्पण राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा। बता दें कि उत्तराखंड से अजय टम्टा मोदी कैबिनेट में शामिल हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया है। इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा कार्यकाल विकसित भारत के निर्माण की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ेगा और स्वर्णिम काल होगा। भारत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का नया अध्याय लिखने को तैयार है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरेगा। इसके साथ ही देशवासियों की आशाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार का गठन हो रहा है। इस तीसरे कार्यकाल में ऐतिहासिक निर्णय होंगे और जो 10 वर्षों में देश का विकास, देश जिस रफ्तार से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति मिलेगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं। उनके साथ सभी माननीय मंत्रीगण जिनकी आज शपथ हो रही है उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। भारतीय चुनाव आयोग ने देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, जिसके लिए 14 जून को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलोर विधानसभा सीट पर 10 मई को उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि 13 जुलाई को मतगणना की जाएगी। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नामांकन की प्रक्रिया 21 जून को शुरू होगी, जबकि 26 जून को नाम वापसी की तारीख तय की गई है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर 210 बूथ बनाए गए हैं, जिन पर उपचुनाव के लिए मतदान किया जाएगा, जबकि मंगलोर विधानसभा सीट पर 132 बूथ बनाए गए हैं। अभी माननीय चुनाव आयोग ने एक दिशा निर्देश जारी किया है, प्रेस नोट जारी किया था, वो है बाई इलेक्शंस के बारे में। उसमें उत्तराखंड का भी 2 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज आ रहे हैं। इन दोनों के लिए बाई इलेक्शन माननीय निर्वाचन आयोग ने आज कैलेंडर जारी किया है। इस कैलेंडर में मुख्य गेजेट नोटिफिकेशन 4 जून को जारी होगा। आज है 10 तारीख, मतलब 4 दिन के बाद गेजेट नोटिफिकेशन जारी होगा। नॉमिनेशन की फाइलिंग की अंतिम तिथि ये है 21 जून को, मतलब आज से 11 दिन के बाद नॉमिनेशन फाइलिंग की लास्ट डे है। और विड्रॉल है, जो कैंडिडेट की विड्रॉल, जो भी कैंडिडेट विड्रॉ करना चाह रहे हैं वो 26 जून को होगी। चंपावत जिले की लोहाघाट विधानसभा के बाराकोट ब्लॉक में लीधु ग्राम पंचायत के लोगों के लिए हर घर नल योजना जी का जंजाल बन गई है। ग्रामीण बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, जिसके बारे में गांव के गिरीश जोशी और ग्रामीणों ने बताया कि सरकार ने पेयजल उपलब्ध कराने के लिए ये जन कल्याणकारी योजना चलाई है, लेकिन शिमेला गांव में विभागीय अधिकारियों ने बिना किसी से पूछे गांव में पहले से ही चल रही पेयजल योजना से ही कनेक्शन काट दिए हैं, जिसकी वजह से पहले जो थोड़ा बहुत पानी आता था वह भी आना बंद हो गया है और अब गांव में पानी के लिए महिलाएं और बच्चे 3 किलोमीटर दूर गधेरे से पानी ढो रहे हैं। बता दें कि गांव वालों ने पेयजल उपलब्ध नहीं होने पर डीएम चंपावत कार्यालय में धरना देने की चेतावनी दी है। ग्राम सभा लीधु के शिमला ग्राम सेवा सभा से हमारे गांव में पानी की आपूर्ति होने के कारण हमारे गांव में पानी की हाहाकार मची है। पानी के जल विभाग के द्वारा घर घर जल योजना बांट दी गई और हमारे ऊपर नए गांव में 2-4 परिवार नए बसे हैं, वहां एक नई लाइन बिछा दी गई, जिसमें जब से लाइन लगी है तब से अभी तक
कोई पानी की एक बूंद नहीं टपकती है। आप देख सकते हैं ये नलका लगा हुआ है, नलके में एक बूंद पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। और हमारे गांव की माताएं, बहनें, बुजुर्ग लोग 3-4 किलोमीटर दूर एक गधेरे में थोड़ा जल है, उसमें से पीने के लिए ला रहे हैं। और यहाँ पानी के कारण गांव में आपसी ये घर घर जल बांटने के कारण गांव में आपसी विवाद छिड़ चुका है, आपसी लोगों में झगड़ा हो रहा है। इससे जल प्रशासन से हम कहना चाहते हैं कि शीघ्र से शीघ्र इसकी समीक्षा की जाए, शीघ्र से शीघ्र इसमें संज्ञान लिया जाए, नहीं तो अन्यथा हम डीएम, एसडीएम, मुख्यमंत्री प्रोटोकॉल तक जाने को बाध्य होंगे। देश के 4 प्रमुख मठों में एक ज्योतिष पीठ ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि वर्तमान में ज्योतिष पीठ को लेकर अब कोई विवाद नहीं है। स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद जो थोड़ा बहुत वैचारिक विवाद या मतभेद था वह भी अब समाप्त हो गया है। दरअसल शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज श्री राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत ज्योतिष मठ स्थित प्राचीन गद्य स्थल परिसर में आयोजित राम कथा महायज्ञ के दौरान पत्रकार वार्ता कर रहे थे और इस दौरान ज्योतिष पीठ पर दशकों से चले आ रहे विवाद को लेकर प्रश्न पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि उनके द्वारा और उनके गुरु ब्रह्मलीन स्वामी शतानंद महाराज का ज्योतिष पीठ पर अभिषेक हुआ था और तब स्वामी स्वरूपानंद जी ने ही उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। क्या तमाशा हुआ वो जाने, मैं उस समय था नहीं। और 12 जून सप्ताह को महाराज जी का अभिषेक विद्वानों द्वारा, ब्रह्म स्वामियों द्वारा और 10 नाम सन्यासियों के द्वारा संपन्न हुआ। विवाद था, उन्होंने ही विवाद खड़ा किया और उन्होंने ही विवाद को समाप्त कर दिया, वो चले गए, समाप्त हो गया। बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में मौसम फिर से सामान्य हो गया है। सुबह गुनगुनी धूप के साथ दोनों धामों में दिन की शुरुआत हुई है। बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त से ही बद्री और केदारनाथ धाम के प्रवेश द्वार पर भक्तों का सैलाब नजर आ रहा है। वहीं बीते रोज बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में हल्की बारिश शुरू हो गई थी। वहीं तापमान में कमी आने से सुबह शाम सर्दी बढ़ गई है। ऐसे में तीर्थयात्रियों का जमावड़ा दोनों धामों की शोभा बढ़ा रहा है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 बाइक बरामद की है। एसपी क्राइम चंद्रशेखर घोड़के ने बताया कि किच्छा पुलिस की टीम ने हल्द्वानी मार्ग पर बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर सवार 3 युवकों को पकड़ लिया। वहीं पूछताछ के दौरान पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक बरामद की हैं। कोतवाली किच्छा को एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल हुई है। कोतवाली किच्छा की टीम ने वाहन चेकिंग के दौरान एक बिना नंबर प्लेट की गाड़ी को रोका और उससे जब सघन पूछताछ की गई तो ये पाया गया कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है और इसका जो मुकदमा है कोतवाली किच्छा में ऑलरेडी पंजीकृत है। तो इसमें 3 अभियुक्त हमने गिरफ्तार किए हैं और तीनों अभियुक्तों के कब्जे से जो लगभग 8 मोटरसाइकिल हमने बरामद की है। कोतवाली किच्छा की इसकी पूरी टीम जिसका नेतृत्व सीओ सितारगंज के नेतृत्व में कोतवाली किच्छा की टीम जिसका नेतृत्व सुंदरम शर्मा इंस्पेक्टर कर रहे हैं और इसमें बाकी पूरी कोतवाली किच्छा की टीम इसमें सम्मिलित है। ये एक बहुत ही अच्छी उपलब्धि है और सफलता है। इस पूरी उपलब्धि के लिए मैं कोतवाली किच्छा की टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एसएसपी उधम सिंह नगर की ओर से पूरी टीम को 2000 रुपए का कैश रिवॉर्ड भी इसमें दिया जाता है। जून का महीना शुरू होते ही लीची का फल पककर तैयार हो जाता है, तो वहीं देहरादून की लीची अपनी एक खास और अलग पहचान रखती है। लीची का सीजन शुरू होते ही देहरादून की लीची बाजारों में अपनी रौनक बिखेरने के लिए तैयार है। वहीं पूर्व में हुई ओलावृष्टि से लीची को खासा नुकसान भी हुआ है। अगर बात करें तो इन दिनों पर्यटक भी भारी संख्या में उत्तराखंड आते हैं। वहीं इस बार लीची की फसल पर मौसम की मार पड़ने से लीची के व्यापारियों के चेहरे मायूस नजर आ रहे हैं। लीची का व्यवसाय करने वाले व्यापारी जुल्फिकार बताते हैं कि इस बार हुई ओलावृष्टि और अत्यधिक गर्मी से लीची समय से पहले
पक कर तैयार हो गई है, मगर इसके बावजूद लीची का उत्पादन घटा है। कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आम और लीची है। फलों का नुकसान हुआ, बहुत भयानक नुकसान है। परसों जो मतलब ये समझो 3 तारीख में आंधी आई थी, उसमें बहुत मोटा नुकसान। तो लीची का फल पककर तैयार हो गया है, लेकिन मौसम की मार के चलते लीची का जो उत्पादन है वो घटा है। कानपुर विकासखंड के सभागार हॉल में 7 दिवसीय प्रशिक्षण लेकर आई पशु सखियों को पशुपालन विभाग की योजनाओं से रूबरू कराया गया और उन्हें इन योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। सरकार की चलाई जा रही रीप परियोजना के तहत कानपुर विकासखंड से 22 महिलाओं को पशु सखियों के रूप में काम करने के लिए ऋषिकेश में 7 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया था, और जिसके बारे में पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि पशुपालन विभाग से महिलाओं को योजनाओं की जानकारी दी गई है, जिससे वे पशुपालन विभाग के साथ मिलकर स्वरोजगार कर सकती हैं। रीप परियोजना चल रही थी, तो हमारा एक प्रोग्राम चल रहा था उसमें पशु सखी प्रशिक्षण हमारे रीप परियोजना के माध्यम से इन महिलाओं को, जब 22 महिलाएं हमारे कानपुर विकास से ब्लॉक से हैं, तो इनको पशु सखी प्रशिक्षण दिलाया गया था ऋषिकेश में पशु लोक में। तो उसी के संबंध में एक ट्रेनिंग है जो पशुपालन विभाग के साथ हमने कन्वर्जेंस करके इन लोगों को जो पशुपालन विभाग की जानकारियाँ हैं उससे जोड़ा गया है, ताकि आने वाले समय में ये लोग भी अपना स्वयं रोजगार जैसे टीकाकरण करके या जनगणना करके उस प्रोग्राम में जो सरकार के प्रोग्राम रहते हैं उनमें कार्य करके अपना स्वयं रोजगार स्थापित कर सकें। ये यहाँ पर जो हमारे विकासखंड कानपुर में पशु सखियाँ ट्रेनिंग करके आई हैं, 22 पशु सखियाँ हैं यहाँ पे, जिनकी हम यहाँ पर जो हमारी विभागीय योजनाएं हैं पशुपालन विभाग की, जैसे SLM की योजना है, गोट वैली है और पशुधन बीमा है, पशुधन क्रेडिट कार्ड है, हम इससे रिलेटेड इनको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि इस योजना से ये दूसरे लोगों को लाभान्वित कर सकें और अपना स्वरोजगार कर सकें। यही मंशा के साथ आज हमने इनको हमारे विभाग की योजनाओं के बारे में बताया है और इस योजना में, इस ट्रेनिंग में कराने के लिए हमारे साथ रीप परियोजना के अधिकारी भी बैठे हैं, जिनके साथ संयुक्त रूप से हमने ये ट्रेनिंग का आयोजन किया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से करीब 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित तिब्बत से लगे जनपद उत्तरकाशी के पास कंडार देवता का नवनिर्मित मंदिर है। इस मंदिर तक 6 किलोमीटर दूर पैदल मार्ग से आना जाना पड़ता है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। माना जाता है कि जहां कंडार देवता के दर्शन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या है मंदिर की विशेषता, इसे पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। स्थानीय निवासियों का कहना है कि करीब 16वीं शताब्दी में एक खंडार ब्राह्मण किसान को खेत में हल जोतते समय अष्टधातु से बनी एक प्रतिमा मिली थी। किसान ने इस प्रतिमा को राज्य की संपत्ति मानकर तत्कालीन टिहरी नरेश सुदर्शन शाह को सौंप दी। नरेश ने इस प्रतिमा को अपने देवस्थान में रखा और अन्य मूर्तियों के नीचे स्थान दिया। सुबह जब राजा पूजा करने पहुंचे तो उन्होंने इस प्रतिमा को अन्य मूर्तियों के सबसे ऊपर पाया। फिर उसे स्वप्न में देवता ने चेतावनी के स्वरूप कहा, जहां से मैं आया हूं वहीं मुझे पहुंचा दिया जाए। इसके बाद राजा ने इस प्रतिमा को उत्तरकाशी परशुराम मंदिर में अपने सैनिकों के साथ खंडार ब्राह्मण के संरक्षण में पहुंचा दिया। तत्कालीन बुजुर्गों ने प्रतिमा की विलक्षणता और इसके दिव्य प्रभाव को समझते हुए इसे नगर से दूर वरुणावत पर्वत पर स्थापित करने का सुझाव दिया। वरुणावत पर्वत पर कंडार खोला में विमलेश्वर मंदिर परिसर में कंडार देवता अपने भव्य स्वरूप में विमलेश्वर महादेव के संग विराजमान हुए। स्थानीय निवासियों का कहना है कि कंडार देवता सभी मन्नतें पूरी करते हैं। किसी भी तरह की बाधा होने पर कंडार देवता ही उस बाधा से मुक्ति दिलाते हैं, जहां केवल कंडार देवता का ही आदेश सर्वमान्य होता है। यह मंदिर श्रद्धा और आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि ऐसा न्यायालय भी है जहां कंडार देवता न्यायाधीश बनकर वकीलों की बहस नहीं सुनते, बल्कि कंडार देवता स्वयं ही फैसला कर लोगों को न्याय दिलाते हैं। कंडार देवता संग्राली, पाटा, गंगोरी सहित आसपास के 6 गांव के रक्षक देव के रूप में पूजे जाते हैं। स्थानीय निवासियों में शिव का स्वरूप माने जाने वाले कंडार देवता के प्रति इतनी अधिक श्रद्धा है कि पंडितों द्वारा जन्म कुंडली मिलान करने और विवाह के लिए मना किए जाने पर विवाह देवता की आज्ञा पर ही तय किए जाते हैं।
गांव में बीमार होने पर पीड़ित को देवता के पास लाया जाता है। सिर दर्द, बुखार, दांत दर्द आदि समस्याएं ऐसे गायब हो जाती है जैसे पहले कभी थी ही नहीं। हर कार्य में जो है हम लोग उनके अनुसार से चलते हैं। जैसा चूड़ातम हुआ, शादी हुआ, जो भी कार्यक्रम चलता है हमारा वो भगवान कंडार देवता द्वारा है। हमारे उनके अनुसार से हमारे पूजन करता है। उनका जो प्राकट्य हुआ है वो किसी राजा के शासन में किसान के द्वारा प्राकट्य, उनका हल के द्वारा जो प्राकट्य हुआ। उस समय क्या है कि राजा की संपत्ति मानकर जो है उस किसान ने जो है उस मूर्ति को जो है भगवान कंडार देवता की जो मूर्ति थी वो राजा के सामने पेश किया। और जो है उसके बाद राजा को जो अपने विस्तार से जो स्वप्न सुनाया, भगवान कंडार देवता ने जो स्वप्न दिया वो कहा कि मुझे जो है इस काशी के सौम्य काशी को जो शिखर है विमलेश्वर महादेव है, मुझे वहाँ पर जो है आप जो है स्थापित कीजिए। वहीं विशेष परिस्थितियों में कंडार देवता की अनुपस्थिति में प्रतीकात्मक रूप से शंख, घंटी और ढोल की पूजा होती है और जनता के प्रश्नों के उत्तर भी इनके द्वारा ही दिए जाते हैं, जो कि आधुनिक युग में आश्चर्यजनक है। इसके अलावा माघ माह में जहां मेला भी लगता है, मकर संक्रांति से लेकर 8 दिन तक मेला लगता है। संक्रांति के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जड़ भरत घाट में स्नान कर मेले का विधिवत शुभारंभ होता है। कंडार देवता 6 भाई के रूप में निवास करते हैं, जिनमें 2 लिंग रूप में और 5 प्रतिमा के रूप में विराजित हैं, और इन सभी ने 2 घाटियों के मध्य उच्च स्थान पर अपना निवास बनाया है ताकि निगरानी सुगमता पूर्वक हो सके। कहीं पर कोई जमीन ले रहा होगा और जमीन में उसको सस्पेंस है तो भगवान श्री कंडार देवता के पास आता है। उस जमीन की मिट्टी लेकर के और कंडार देवता उस जमीन के प्रति जो अपनी भविष्यवाणी लोगों को बताते हैं कि ज़मीन किस प्रकार की है, कैसी है। और नंबर 2, शादी ब्याह मान किसी प्रकार से किसी की जन्म पत्री नहीं है, कुछ नहीं है, तो भगवान कंडार देवता के यहाँ लोग आते हैं और अपने बच्चों को विवाह हेतु उनको पूछते हैं और कंडार देवता के द्वारा विवाह होता है। कंडार देवता जब अवतरित हुए, डोली बनी, तब जाके इन्होंने खुद अपना स्थान संग्रहालय चुना, जो कि आज की डेट में हम पाटा संग्रहालय, बघियाल गाँव, 3 गाँव, बाकी तो ऐसे तो 12-14 गाँव हैं। 12-14 गाँव बाड़ाट के राजा कहे जाते हैं कंडार देवता की अगर मैं बात करूं, जिसको कि काशी का कोतवाल है, काशी का आराध्य इष्ट देवता भी कहा जाता है और माना जाता है कि कंडार देवता जो है उसको न्याय का देवता भी कहा जाता है। अगर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी किसी भी व्यक्ति विशेष पर है तो कंडार देवता के पास जाता है, कंडार देवता के शरण में जाते हैं और उसकी पूरे जो दुख दर्द जो भी उस पर जो प्रॉब्लम है उसको जो है सॉल्व कर देते हैं। ये कंडार देवता की महत्व है। यह माना जाता है कि यह सभी कंडार देवता अष्ट भैरव के रूप में काशी के कोतवाल भी हैं, जो काशीपति विश्वनाथ जी के गण के रूप में संपूर्ण क्षेत्र में उपस्थित है। कोई भी त्योहार हो, कंडार देवता उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर आते हैं। वहीं इनके गण और काशी के अधिष्ठात्र होने के कारण गर्भगृह में कभी प्रवेश नहीं करते हैं। जनपद उत्तरकाशी, और आज मैं बात कर रहा हूँ भगवान कंडार देवता की। कंडार देवता के बारे में यहाँ पे जो है कहा जाता है कि जो कंडार देवता है वहाँ के जो है आराध्य देव है और ये जो यहाँ पे जो भी कार्य होते हैं सब कंडार देवता के आशीर्वाद से ही पूरे होते हैं। माना किसी की अगर शादी नहीं हो रही तो भगवान कंडार देवता के मंदिर में जो है जाते हैं और वहाँ पे जो है जन्म पत्री जो है भगवान कंडार देवता दोनों के मिलवाते हैं और उसके बाद जो है शादी हो जाती है। साथ ही साथ में भगवान कंडार देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है और अगर किसी को जो है कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है तो वो भगवान कंडार देवता के मंदिर में जाकर जो वहाँ पे जो है न्याय की गुहार लगाता है और जरूर ले सकते कि जीत होती है। दीपक नोटल, ND24। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए ND24। नमस्कार।